हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह। इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ में बात करने वाला हूं जो आपके ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी आ रखी है। उसके अंतर्गत आपने देखा होगा सिलेबस में तो एक पॉइंट मेंशन कर रखा है, राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, यानी कि आपको केवल और केवल प्रशासनिक ढांचा पढ़ना है। उसके अंतर्गत जो राजनीतिक ढांचा होता है यानी कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधायक, सांसद, इनके बारे में नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है मुख्य सचिव, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, ग्राम सेवक, इन सभी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। प्रशासनिक ढांचा आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे राज्य का, जिले का, तहसील का, पंचायत का, किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं और किसके अंदर में कौन आता है और इनका क्या क्रम रहता है और पूरी डिटेल उनके क्या कार्य रहते हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या है, सब चीज़ें बात करने वाले हैं। एक तरह से यह पबेट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें दे रखी है, इसमें आपके पॉलिटी नहीं दे रखी है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये एक लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि इसके अंतर्गत ये जो पूरी की पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक, यानी कि मुख्य सचिव से हम बात स्टार्ट करेंगे और पटवारी तक हम पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक से जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि इसकी थ्योरी क्या है, यानी कि राज्य स्तर पर कौन होता है, जिला स्तर पर कौन है, तहसील स्तर पर कौन है, संभाग स्तर पर कौन है, पंचायत स्तर पर कौन है। उसके बाद इनसे आए हुए सभी क्वेश्चंस। और ये वीडियो आरएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही साथ उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल उपयोगी है जो पटवारी और ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिसका नाम अभी ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया, उसके लिए तो ये स्पेशली मेंशन पूरा ये सिलेबस में से ही मैंने ये पॉइंट उठाया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि राज्य स्तर पर जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है राज्य स्तर के ऊपर, वो होता है हमारा मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, फिर बात आती है जिला स्तर पर, तो आते हैं जिला कलेक्टर, और इन दोनों के मिड में यानी इन दोनों के बीच में एक आ जाते हैं हमारे कौन, संभागीय आयुक्त। कौन आते हैं दोस्तों, संभागीय आयुक्त। ठीक है, संभाग स्तर पर आ जाते हैं संभागीय आयुक्त। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। फिर आ जाते हैं तहसील स्तर पर तहसीलदार। तो कलेक्टर और तहसीलदार के बीच में कौन आ जाता है दोस्तों, एसडीएम। ठीक है, जिसे कहा जाता है उपखंड अधिकारी। फिर तहसीलदार और पटवारी के बीच में आ जाता है दोस्तों हमारे कानूनगो, या फिर आप आरआई कह सकते हैं, रिवेन्यू इंस्पेक्टर। और फिर फोर्थ स्तर पर पंचायत स्तर पर आ जाते हैं हमारे पटवारी। यानी हमें टोटल किसके बारे में पढ़ना है, पहले मुख्य सचिव के बारे में, फिर संभागीय आयुक्त के बारे में, फिर जिला कलेक्टर के बारे में, फिर एसडीएम के बारे में, फिर तहसीलदार के बारे में, फिर आरआई के बारे में और फिर पटवारी के बारे में। टोटल 7 स्टेप्स में हम जो है इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए हम राज्य स्तर से शुरुआत करते हैं। राज्य स्तर पर जिस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में एक जनता की इच्छा से चुना हुआ व्यक्ति होता है या जनता के द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति बिठाया जाता है प्रमुख के रूप में, और उसे कहा जाता है हमारे क्या, मुख्यमंत्री। उस मुख्यमंत्री को दोस्तों आपने 5 साल के लिए बिठाया है, लेकिन एक राज्य का शासन तो आजीवन चलता रहना चाहिए, तो कंटिन्यूअसली चलता रहे, उसीलिए एक प्रशासनिक पद है, एक राजनीतिक पद है। तो राजनीतिक पद के जो मुखिया होते हैं वो तो होते हैं राज्य में मुख्यमंत्री, और प्रशासनिक स्तर के जो सबसे बड़ी पोस्ट है या प्रशासनिक स्तर के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं मुख्य सचिव। ठीक है, तो ये जो मुख्य सचिव है ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सिलेक्टेड आपका या एग्जाम देकर के आप मुख्यमंत्री बने तो आप मुख्य सचिव बनिए, और अगर जनता के प्यार से या जनता की जो है आप वोटों से अगर बनते हैं तो आप मुख्यमंत्री बनिए। दोनों इक्वल बातें हैं। या ऐसा भी कई बार कहा जाता है कि अगर आपसे विधायक बना नहीं जा सकता, आप सांसद नहीं बन सकते, तो आप एक जो है कलेक्टर बन जाइए, एसडीएम बन जाइए, तहसीलदार बन जाइए, आप भी उन्हीं के इक्विवेलेंट पहुंच जाते हैं। वो 5 साल के लिए आते हैं, आप 60 साल के लिए अपनी सेवाएं देते हैं देश के लिए। ठीक है, तो ये राज्य स्तर पर सबसे प्रशासनिक प्रमुख, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पूरे प्रशासनिक ढांचे का हेड, हर डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं वो दोस्तों किसके अंडर में आ जाते हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव के अंडर में आते हैं। तो क्या केवल मुख्य सचिव ही पूरे राजस्थान में एक ही व्यक्ति है जो पूरे भारत को, पूरे राजस्थान को संभाल लेगा? नहीं, इस मुख्यमंत्री जी की सहायता के लिए कई प्रकार की अलग अलग पोस्टें हैं, और
ये कहाँ बैठते हैं? सचिवालय में बैठते हैं। तो उस सचिवालय में दोस्तों हमारे सचिवालय, उस सचिवालय में ये पहले जो सचिवालय है कहाँ, तो ये सचिवालय जयपुर में है। और इस सचिवालय में हमारे राजस्थान के सभी राजनीतिक नेता और प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें आप वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ आरएएस अधिकारी, जो अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग विभागों के सचिव होते हैं, साथ ही साथ वहीं पर मुख्य सचिव बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी वहीं बैठते हैं। तो पूरा जो है एक इनका सिस्टम होता है। अब ये मुख्य सचिव जी अगर सचिवालय में बैठ रहे हैं तो क्या ये अकेले बैठेंगे? नहीं, इनके साथ में और भी व्यक्ति है जिनका पदानुक्रम आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का ग्राम सेवक का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें सीधा सीधा सा दोस्तों आपके जो है क्वेश्चन दे दिया था और उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि बताइए इनका पदानुक्रम क्या है। अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो आज ही पेपर उठा के देखना, 7वें नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है कि अधोलिखित राज्य सचिव में जो स्थित पद हैं उनका आप जो उच्च से लेकर निम्न की ओर जो है क्या करिए, सही उत्तर का चयन करिए। उसमें उन्होंने दे रखे थे सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव और सहायक सचिव, लेकिन आप पढ़ेंगे कि इन्हीं में से वो आगे जाते हैं। तो सबसे ऊपर होते हैं हमारे मुख्य सचिव, इनके बाद में एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उसके बाद में प्रमुख शासन सचिव होते हैं, फिर हमारे आ जाते हैं सचिव, सचिव के बाद में अतिरिक्त सचिव, ठीक है, अतिरिक्त सचिव के बाद में संयुक्त सचिव, अतिरिक्त के बाद कौन आएगा दोस्तों? संयुक्त सचिव, और संयुक्त सचिव के बाद में आ जाएंगे हमारे 7वें नंबर पर उप सचिव, उप सचिव के बाद में आ जाएंगे 8वें नंबर पर सहायक सचिव, सहायक सचिव के बाद में आ जाएंगे 9वें नंबर पर कार्यालय अधीक्षक या फिर आप कह सकते हैं अनुभाग अधिकारी। उसके बाद में 10वें नंबर पर आ जाएंगे सहायक अधीक्षक, और सहायक अधीक्षक के बाद में आ जाएंगे 11वें नंबर पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी या फिर आपने नाम पढ़ा होगा AAO, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसके बाद में आपके आ जाते हैं UDC, अपर डिवीजन क्लर्क या फिर आप अपर डिपार्टमेंट क्लर्क भी कह सकते हैं, और 13 नंबर पर आ जाएंगे LDC, और फिर आपके आ जाएंगे जो टाइपिस्ट वगैरह होते हैं वे, और 15वें नंबर पर आ जाएंगे आपके चपरासी या फिर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी कह सकते हैं। तो आपने ये पदानुक्रम जो देखा है, ये पदानुक्रम एज इट इज याद हो जाना चाहिए। कहाँ से कहाँ? तो देखिए मुख्य सचिव, फिर एक अतिरिक्त सचिव, फिर एक प्रमुख सचिव, फिर सचिव, मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, प्रमुख शासन सचिव, फिर सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, फिर सहायक सचिव, फिर कार्यालय अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, UDC, LDC, टाइपिस्ट एंड चपरासी। ये जो 15 लोगों का पूरा एक कर्म चलता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप अगर 7वें नंबर पे क्वेश्चन जो आपके पूछा है ग्राम सेवक में, वो है आपको 4 दे दिए थे, सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव और सहायक सचिव। इन चारों का आपसे कर्म पूछा था। तो सबसे ऊपर तो कौन आ जाएगा दोस्तों? सचिव, फिर हमारे आ जाएंगे विशिष्ट सचिव, फिर विशिष्ट सचिव के बाद में कौन आ जाएगा? तो हमारे उप सचिव, क्योंकि संयुक्त सचिव था नहीं ऑप्शन में, और उप सचिव के बाद में आ जाएंगे सहायक सचिव। ठीक है, तो ये पदानुक्रम आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा और इसे रट लीजिएगा। प्रशासनिक ढांचा यही है राजस्थान में। चलिए अब बात करते हैं कि ये मुख्य सचिव और सचिव, ये पदानुक्रम तो पढ़ लिया, लेकिन ये पूरी व्यवस्था कहाँ से आई और कैसे आई उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का गठन होता है उससे पहले 30 मार्च 1949 को। कब? 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन होने के बाद, राजस्थान का गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949। उसके बाद 1 नवंबर 1953 को जो भाग जोड़ा गया है आबू और जो अजमेर वीरवाड़ा, उसके बारे में अभी बात नहीं करनी है। राजस्थान जो है कब गठित हो चुका है? 30 मार्च 1949। उसके बाद में राज्य प्रमुख के पद पर जो थे उन्होंने क्या करा? एक अध्यादेश जारी करा, और अध्यादेश का नाम था द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डिनेंस के माध्यम से जयपुर में राज्य के शासन सचिवालय का गठन किया गया। यानी कि राजस्थान में जो शासन सचिवालय जयपुर में स्थित है उसकी जो स्थापना है या उसका गठन जो है वो 30 मार्च 1949 को राज्य प्रमुख जी के द्वारा जारी प्रथम अध्यादेश द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डिनेंस उसके माध्यम से जयपुर में की गई। ठीक है, ये सचिवालय है क्या? तो मैंने अभी जस्ट पीछे बताया, जहां पर राजस्थान के राजनीतिक प्रमुख सभी और राजनीतिक नेता सभी
साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी सभी बैठ करके राज्य के कल्याण के लिए और राज्य के गरीब लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य किया जाता है, जो नीतियां बनाई जाती है, वो सब इसी स्थान पर बैठकर बनाई जाती है। जो सचिवालय है उसके प्रशासनिक प्रमुख कौन है? मुख्य सचिव जी है। और राजनीतिक प्रमुख कौन है? तो वो है हमारे मुख्यमंत्री जी, ठीक है, सीएम। और जो प्रशासनिक प्रमुख है वो कौन है? सीएस यानी कि चीफ सेक्रेटरी। अब हम बात करते हैं, एक मिनट, अब हम बात करते हैं शासन सचिवालय के कार्य क्या है, यानी कि सचिवालय में बिठा तो दिया, इनके कार्य क्या है। ये सचिवालय में बैठ करके जो मुख्यमंत्री जी है, हमारे मुख्य सचिव जी है, अतिरिक्त सचिव जी है, विशेष सचिव है, सहायक सचिव है, साथ ही साथ जो विधायक हैं हमारे, वो सभी बैठकर कर क्या रहे हैं वहां पर? तो वो बैठ करके नीति निर्माण का नियोजन करते हैं, यानी नीति निर्माण और जो नियोजन के कार्य है वे वहां संपन्न करते हैं। साथ ही साथ आवश्यक कानूनों और नियमों का निर्माण करते हैं। प्रशासनिक कार्य जितने भी हैं उनका क्रियान्वयन करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप रीट के एग्जाम में देखिए तो कलेक्टर साहब, एसपी साहब, इनको क्या लगाया था? सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षक के रूप में लगाया था कि आप घूमिए और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की विद्यार्थियों को कोई जो है किसी प्रकार से कोई भी कैसी भी समस्या नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ पेपर लीकिंग का मामला कहीं से भी अगर आता है तो देखा था आपने कल एक नया जोरदार जो है हमारे मुख्य मंत्री जी ने डिसीजन ले लिया था कि अगर कोई भी राज्य कर्मचारी चीटिंग करवाते हुए पकड़ा जाता है या किसी भी धांधली में उसका नाम आता है तो उसे तत्काल प्रभाव से क्या कर दिया जाएगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा। और जिस जिले में चीटिंग होगी उस जिले के कलेक्टर और एसपी को सबसे पहले सस्पेंड निकाला जाएगा। उसके बाद वहां के इन्विजिलेटर को, वहां के जो सुपरवाइजर थे, सुपरिटेंडेंट थे, सभी को सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर वो सरकारी अधिकारी है तो। साथ ही साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जहां पर सेकंड सेंटर दिए गए थे एग्जाम के, उनको भी कहा गया था कि अगर आपके यहाँ सीटिंग करते हुए कोई पाया जाता है, कोई प्रूफ मिलता है, कोई धांधली होती है या किसी सेंटर का नाम आता है कि यहाँ चीटिंग हुई है, तो उस विद्यालय की, उस कॉलेज की जो है क्या कर दिया जाएगा दोस्तों? आजीवन के लिए उसकी वैधता जो है समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि उसको मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये सभी शासन सचिवालय में बैठकर ही डिसीजन लिए गए हैं। कार्मिक की भर्ती हेतु आवश्यक नियमों एवं विनियमों का निर्माण करना। तो कार्मिक की भर्ती, आपने हाल ही में इसका एग्जाम्पल देखा, पटवारी की जो पहले क्वालिफिकेशन थी वो 12th पास होती थी, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये ग्रेजुएशन बेस हो रही है। तो आपने देखा था कि पटवारी की वैकेंसी से पहले, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि पटवारी में आपकी ग्रेजुएशन कंपलसरी होगी। इसी का दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल का एग्जाम पहले 8th और फिर 10th और फिर आज अभी जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ, आपने देखा होगा कि क्वालिफिकेशन 12th पास कर दी गई है। कितनी? 12th पास कर दी गई है। तो कार्मिक की जो भर्ती के लिए आवश्यक नियम और विनियम है उनका निर्माण भी कौन करता है? शासन सचिवालय में बैठे हुए लोगों के द्वारा। बजट निर्माण आप लोग जानते हैं वित्त मंत्री जी करते हैं और उनका क्रियान्वयन भी वही करवाते हैं पूरे। हमारे हर एक जिले के लिए अलग अलग बजट लाया जाता है, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग बजट लाए जाते हैं। जैसे बजट में घोषणा हुई थी कि शिक्षा विभाग में 50,000 वैकेंसियां, 31,000 वैकेंसियां आएगी और राजस्थान में टोटल 50,000 रहेगी। तो कई वैकेंसियां कंप्लीट हो चुकी है, कई वैकेंसियां कंप्लीट हो रही है और कई वैकेंसियां बहुत जल्द होने वाली है। जैसे आरएएस और जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, फिर हमारे कॉलेज लेक्चरर की है, पेपर हो चुके हैं कईयों के, रीट का हो चुका है, सुखी संपन्न जो है संपन्न हो गया है पेपर। तो इसी प्रकार से जो ये वैकेंसी निकली, ये सब जो बजट का क्रियान्वयन हो रहा है, ये भी कौन करता है? शासन सचिवालय में बैठकर ही किया जाता है। समन्वय स्थापित करना, लोगों के बीच और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समन्वय होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी और जो विधायक, मंत्री, उनके बीच समन्वय होना चाहिए। साथ ही साथ दो विभागों के बीच भी समन्वय होना चाहिए कि आरएमएसएसबी बोर्ड एग्जाम करवाए तो उसका समन्वय बना रहना चाहिए। राजस्व मंडल के साथ में है, आरपीएससी के साथ में है, अदर जो भी एग्जाम ले रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उनके साथ में। क्यों? क्योंकि वे ही उस कार्मिक को वहाँ भेज रहे हैं, तो फिर उन्हें जो है पूरा समन्वय बनाकर रखा होना चाहिए ताकि वे दोनों अपने जो भी कार्य हैं वे सुचारू रूप से कर सकें। समझ में आई बात? तो शासन सचिवालय के कार्य क्या है? नीति निर्माण करना, नियोजन उनका करवाना, आवश्यक कानून बनाना, नियमों का निर्माण करना, प्रशासनिक कार्यों का क्रियान्वयन करना, कार्मिक की भर्ती हेतु आवश्यक नियम और विनियमों का निर्माण करना, बजट निर्माण और क्रियान्वयन करवाना और समन्वय स्थापित करना। बात समझ में आ गई? ठीक है, सब समझ में आ चुका होगा आपको। मैंने बता दिया कि किस प्रकार से राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा क्रम चल रहा है। अभी हम कहाँ चल रहे हैं? जहाँ पर बैठ करके काम होगा। अभी हम पहुंचे नहीं है जो काम करते हैं, यानी मुख्य सचिव के ऊपर अभी हम नहीं पहुंचे। अब हम बात करते हैं आगे।
तो आगे आती है बात दोस्तों किसके बारे में, अब हमारे बात आ रही है मुख्य सचिव जी के बारे में, यानी कौन कौन मुख्य सचिव रह चुके हैं और कैसे बनते हैं, क्या होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इस पूरी के बारे में अब डिटेल में हम मुख्य सचिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुख्य सचिव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है चीफ सेक्रेटरी यानी कि CS। तो CS का जो है दोस्तों फुल फॉर्म है चीफ सेक्रेटरी, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा हर जगह CS। ठीक है, तो CS राज्य मंत्रिपरिषद का सचिव भी होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि राज्य के जितने भी मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों के साथ में जुड़ा हुआ रहता है और उन सभी के लिए एक सचिव के रूप में कार्य करता है। कौन? मुख्य सचिव जो है वो। तो राज्य मंत्रिपरिषद का सचिव किसे कहा जाता है? मुख्य सचिव को कहा जाता है। राज्य प्रशासन का जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो कौन होता है दोस्तों? मुख्य सचिव होता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं पीछे। मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है यानी विधानसभा की जो बैठक होती है उसमें जो है ये सदस्य न होते हुए भी कौन? मुख्य सचिव सदस्य नहीं होता। ये किसी भी दल से या किसी भी प्रकार के किसी भी सदन से, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, लेकिन फिर भी ये जो है इनकी बैठकों में भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ भाग लेते हैं और वहीं पर फिर ये जो है नियम वगैरह बनाने का कार्य भी करवाते हैं। इसलिए ये जो है मंत्रिमंडल सदस्य न होते हुए भी उनकी बैठकों में भाग लेते हैं। CS सभी शासन सचिवों के माध्यम से राज्य प्रशासन का नियंत्रण करता है। तो मुख्य सचिव जो है वो सभी सचिवों के ऊपर हेड होते हैं। सभी सचिवों से क्या तात्पर्य है? तो सभी सचिवों से तात्पर्य है कि हर विभाग में हर मंत्री जी और के साथ में एक सचिव होता है और उन सभी सचिवों के ऊपर भी एक सचिव होता है और वह सचिव जो है नियंत्रण स्थापित करता है उन सभी शासन सचिवों के ऊपर। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको अब पता चलेगा कि सचिव पद का जो पूरा गठन वगैरह है वो कैसे हुआ और कहाँ से हुआ और इस डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों 1798-99 में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड वेलेजली ने क्या करा कि केंद्रीय सचिवालय का जो है पुनर्गठन करके CS पद का सृजन कर दिया और जॉर्ज हिलेरी बार्लो जो है वो भारत के पहले CS थे, यानी कि भारत के पहले चीफ सेक्रेटरी की अगर बात की जाए तो कौन है दोस्तों? भारत के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? जॉर्ज हिलेरी बार्लो। इन्हें प्रथम भारतीय सचिव या भारतीय मुख्य सचिव किसने बनाया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने। कब बनाया था? 1798-99 में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं केंद्रीय सचिवालय में, ठीक है। अभी राजस्थान सचिवालय की बात स्टार्ट नहीं हुई है। अब राजस्थान का निर्माण हो चुका है, आप लोग जानते हैं 30 मार्च 1949 को। उस निर्माण होने के बाद 13 अप्रैल 1949 को, यानी कि 13 दिन के बाद केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के फर्स्ट CS के पद पर श्री के राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जैसे ही हमारे केंद्र में जो है कौन बन चुका है दोस्तों? मुख्य सचिव जी आ चुके हैं। अब ये जो केंद्र में मुख्य सचिव जी आ चुके हैं, तो इसके बाद में 1843 में, कब? 1843 में। देखो 1798-99 में तो क्या हुआ? केंद्रीय सचिवालय का लॉर्ड वेलेजली ने कर दिया और वहां पर जो है पद पर नियुक्त भी कर दिया जॉर्ज हिलेरी बार्लो को। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ कि हमारे 1843 में जो है ये सोचा गया कि भाई जब केंद्रीय सचिवालय है तो क्यों ना प्रांतीय सचिवालय भी बनाए जाए। तो 1843 में प्रांतीय सचिवालय अस्तित्व में आना शुरू हुए। इसी के साथ राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 तक हो चुका था। तो 13 अप्रैल 1949 को केंद्र सरकार के द्वारा पहले CS यानी पहले मुख्य सचिव के रूप में राजस्थान में किसे नियुक्त किया था? तो राजस्थान के पहले चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। इनको नियुक्त किया गया था। आपको मैं इसी के साथ यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि 1956 से पहले राजस्थान B श्रेणी का राज्य होने के कारण राजस्थान में मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है
वो केंद्र सरकार भेजती थी, केंद्र सरकार खुद करती थी, राज्य का मुख्यमंत्री वह कार्य नहीं कर सकता था। ठीक है, तो आपको क्या बात याद रखनी है कि 13 अप्रैल 1949 में केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में प्रथम मुख्य सचिव के रूप में श्री के राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जब के राधाकृष्णन जी बन चुके थे, अब 1956 के बाद आप लोगों को मैंने बताया कि 1956 तक जो है राजस्थान जो आज वर्तमान स्वरूप है उसमें आ चुका था। तो 1 नवंबर 1956 को जो राज्य पुनर्गठन हुआ था, उसके बाद में मई 1958 में राजस्थान सरकार के द्वारा प्रथम बार, यानी राजस्थान सरकार ने खुद पहली बार भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के राजस्थान संवर्ग से, यानी राजस्थान में जो पोस्टेड थे आईएएस अधिकारी, उसमें से वरिष्ठ अधिकारी थे कौन? श्री भगवत सिंह मेहता। आपने नाम पढ़ रखा होगा बीएस मेहता जी। तो श्री भगवत सिंह मेहता को जो है चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त करने के साथ ही राजस्थान में पहले जो है राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी कौन है, मुख्य सचिव कौन है? तो श्री भगवंत सिंह मेहता। और ये कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया उसके बाद में ये हुआ। कब? मई 1958 में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कैसे कैसे अब जो है हम राज्य सचिवालय में की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो अब भगवत सिंह मेहता जो है वो मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, कब? मई 1958 में। ये राजस्थान के पहले मुख्य सचिव है जो राजस्थान के संवर्ग से ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे। ये जो दोस्तों हमारे श्री बीएस मेहता जी यानी भगवत सिंह मेहता जो है, इनका कार्यकाल राज्य के चीफ सेक्रेटरी के रूप में सर्वाधिक रहा है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक रहा है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो राजस्थान में अभी तक श्री भगवत सिंह मेहता बीएस मेहता जी का कार्यकाल मुख्य सचिव के रूप में सर्वाधिक रहा है। ये जब मुख्य सचिव के रूप में थे तब ही इन्होंने क्या करा दोस्तों, एक प्रकोष्ठ व्यवस्था को जो है लागू करा था। ये प्रकोष्ठ व्यवस्था क्या थी? तो प्रकोष्ठ व्यवस्था में क्या किया गया दोस्तों कि प्रत्येक विभाग में भी अलग से विभागों को और छोटे छोटे भागों में बांट दिया और उन भागों को इन्होंने कहा प्रकोष्ठ। और इसमें क्या करा, प्रत्येक प्रकोष्ठ में एक एक अधिकारी नियुक्त कर दिया और उस प्रत्येक अधिकारी को प्रतिविधान शक्तियां यानी कि काउंटर एक्शन पावर दे दी गई। यानी कि वो कोई अगर गलत कार्य हो रहा है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करें और उसके खिलाफ वो कार्य का कोई भी कार्य किसी भी प्रकार से जो है लागू करवा सकते हैं। मतलब एक तरह से उनके अपोजिशन में वो कुछ कार्य कर सकते हैं जो गलत कार्य हो रहे हैं उनके लिए। ठीक है, किसने ये व्यवस्था लागू करी? बीएस मेहता जी ने। फिर दोस्तों सन 1973 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा फर्स्ट एआरसी के द्वारा दी गई सिफारिशों से सीएस पद का मानकीकरण कर राज्य प्रशासन के इस सर्वोच्च पद को केंद्रीय सचिवालय का जो सचिव पद है उसके समतुल्य बनाया गया। देखा आपने, पहले सचिव पद था ही नहीं, पहले केंद्रीय सचिवालय में सचिव आए, फिर प्रांतीय सचिवालय व्यवस्था स्टार्ट हुई, फिर राजस्थान में केंद्र सरकार ने सचिवों को नियुक्त किया, फिर राजस्थान सरकार ने खुद के सचिव नियुक्त करना शुरू किया। पहले जो है बीएस मेहता जी नियुक्त भी हुए, उन्होंने सर्वाधिक राज्य अपना जो है कार्यकाल भी मुख्य सचिव के रूप में दिया। उसके बाद में जब फर्स्ट एआरसी आई, जो आज आप 6th और 7th और एआरसी की जो रिपोर्ट पढ़ते हो ना, वो फर्स्ट एआरसी 1973 में जब आई तो उसने सिफारिश करी कि जो मुख्य सचिव का पद है उसे राजस्थान में भी किसी पद के केंद्र में समतुल्य बनाया जाए। जैसे देखो, राजस्थान का मुख्यमंत्री तो भारत में प्रधानमंत्री इक्विवेलेंट गिने जाते हैं, वैसे ही राजस्थान में राज्यपाल और भारत में राष्ट्रपति। तो राजस्थान के जो मुख्य सचिव है वो केंद्र के सचिवालय में जो सचिव है उनके समतुल्य इनको बनाया गया। ये कब हुआ? जब फर्स्ट एआरसी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई 1973 में, तब इस सिफारिश को माना गया। ये मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों पॉइंट कि 1956 से पूर्व राजस्थान राज्य बी श्रेणी का था, इसलिए यहाँ पर क्या होता था कि 1956 से पहले सीएस यानी मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती
थी। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। आप लोगों को ये पॉइंट सब जितने भी बताए जा रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा, इनको वीडियोस को पॉज करके, या फिर आप जो है क्या कर लीजिए दोस्तों, जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिए और फिर इन्हें लिख लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि और इस मुख्य सचिव पद के बारे में क्या क्या कहा गया और कौन कौन जो है कार्यकाल कितना रखे गए हैं और कौन प्रथम थे कौन द्वितीय थे, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। एक देखो, श्री विपिन बिहारी लाल माथुर, श्री विपिन बिहारी लाल माथुर, आपने BL माथुर नाम भी पढ़ा होगा। इन्होंने दोस्तों 19 मार्च 1986 से लेकर के 31 जनवरी 1992 तक CS का पद भार संभाला था। किसने? श्री विपिन बिहारी लाल माथुर। तो सर आपने हमें क्यों बताया, जब सर्वाधिक कार्यकाल तो BS मेहता जी का रह चुका है, तो इनका क्या रोल? इनका रोल ये है कि ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्य सचिव है जिन्होंने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देख रखा है। किसने? श्री विपिन बिहारी लाल माथुर। इन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों को राजस्थान में कार्यकाल को संपन्न होते देखा है। कौन कौन मुख्यमंत्री जी? एक हरिदेव जोशी जी, फिर शिवचरण माथुर जी, फिर हरिदेव जोशी जी और फिर भैरव सिंह शेखावत। इन्होंने इन चारों मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देख रखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक कार्यकाल तो BS मेहता जी का है, लेकिन सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल किसने देखा? तो श्री विपिन बिहारी लाल माथुर जी ने। और किन किन का? हरिदेव जोशी जी का, फिर शिवचरण माथुर जी का, फिर वापस हरिदेव जोशी जी आए और फिर भैरव सिंह शेखावत जी का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और सबसे कम कार्यकाल जो है दोस्तों वो किसका था? तो श्री निहाल चंद गोयल जो है वो चीफ सेक्रेटरी के पद पर न्यूनतम कार्यकाल के लिए आते हैं 2018 में ही। कितने माह के लिए? केवल और केवल 4 माह तक ही निहाल चंद गोयल जी मुख्य सचिव के पद पर रहते हैं। इसके बाद में श्री OP मीणा जी CS पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के प्रथम अधिकारी थे। यानी आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति से पहले जो चीफ सेक्रेटरी बने थे राजस्थान के वो कौन थे? OP मीणा जी बने थे। ठीक है, फिर दोस्तों बात करते हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी है इसके महत्व को लेकर के श्री SR महेश्वरी जी जो है उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्य सचिव के महत्व को इंगित करते हुए लिखा है कि CS यानी चीफ सेक्रेटरी राज्य प्रशासन की धुरी है यानी किंग पिन है। तो आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में प्रशासन का जो आपके किंग पिन है वो किसे कहा जा सकता है? तो मुख्य सचिव जी को कहा जा सकता है। जो नीति निर्माण, नियंत्रण और प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है वह सचिवालय का सर्वे सर्वा होता है। ये सब बातें CS यानी चीफ सेक्रेटरी के बारे में किसने कही है? तो श्री SR महेश्वरी जी ने अपनी पुस्तक है इनकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि भारतीय प्रशासन, उसके अंतर्गत इन्होंने इस बात को कहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ये सभी बातें किसके बारे में चल रही है दोस्तों? CS यानी चीफ सेक्रेटरी जी के बारे में चल रही है। अब इनकी भूमिका के बारे में पढ़ते हैं, इनके कुछ कार्य के बारे में पढ़ते हैं और मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे इनका एक क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, जैसे देखिए CS की भूमिका में पहला तो ये है कि ये जो है दोस्तों CM और जो मंत्री परिषद है यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जी और इसके अलावा जो अन्य मंत्री जी है उन सभी के सहयोगी और प्रमुख परामर्शदाता के रूप में ये काम करते हैं। कौन? मुख्य सचिव जी। राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कौन होता है? मुख्य सचिव होते हैं। राज्य के कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में कौन होता है? मुख्य सचिव होते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका भी कौन निभाता है? मुख्य सचिव जी को ही निभानी होती है, क्योंकि यही जब आपातकाल वैसी स्थिति आती है तो यही सब क्या करते हैं, पहले हमारे जो संभागीय आयुक्त हैं उनसे बैठक लेते हैं और उन्हें बताते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, फिर वही दिशा निर्देश और उन्हीं से रिलेटेड कुछ बातें
हमारे संभागीय आयुक्त प्रत्येक संभाग के जो अंदर आने वाले जिलों के कलेक्टर को ये निर्देशित करते हैं। फिर कलेक्टर हमारे एसडीएम को, एसडीएम तहसीलदार को, तहसीलदार नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार हमारे आरआई को, आरआई पटवारी को, इसी प्रकार से ये पूरा रोटेशन चलता है। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर विभागों एवं अभिकरणों के मध्य समन्वयक के रूप में भी ये कार्य करते हैं। कैसे? जैसे कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो एजुकेशन के जो डायरेक्टर है हमारे बीकानेर में सौरभ स्वामी जी, उनको कुछ निर्देश देंगे, फिर वो आगे, तो ये एक प्रकार से मुख्य सचिव जी और एजुकेशन विभाग के बीच में समन्वय का भी कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ चीफ सेक्रेटरी जी के पास में क्या होता है, अवशिष्ट वसीयतदार भी कहा जाता है। इन्हें अवशिष्ट वसीयतदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में कुछ भी नया होगा, कोई भी नया कार्यक्रम होगा, कुछ भी नया कार्य होता है तो वो सभी जिम्मेदारियां किसके ऊपर आ जाती है, मुख्य सचिव जी के ऊपर आती है। इसीलिए इन्हें अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि बचा कुचा जो भी राजस्थान का है, जो सब में डिफाइंड हो गया, उसके बाद भी अगर कुछ बचा है तो वो सब इसमें आ गया। जैसे समवर्ती सूची का खेल है, राज्य सूची की कुछ चीजें हैं, फिर केंद्र सूची की है, कुछ समवर्ती की है और कुछ अवशिष्ट सूचियां हैं। तो वो अवशिष्ट सूचियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो ऐसे ही राजस्थान के अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहा जाता है, चीफ सेक्रेटरी जी को कहा जाता है। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस अवशिष्ट वसीयतदार से रिलेटेड कि किसे कहा जाता है। ठीक है, फिर इसी के साथ जो क्षेत्रीय परिषदें होती है उसमें क्रमानुसार सचिव जो होते हैं, वो सचिव की भूमिका कौन निभाता है, तो हमारे मुख्य सचिव जी। ये क्या करते हैं, क्षेत्रीय परिषद में सचिव के रूप में बैठते हैं, सचिव का पद धारण करते हैं। कौन, राजस्थान के मुख्य सचिव है या जो भी अन्य राज्य के जो मुख्य सचिव है वे। ठीक है, तो ये थी मुख्य सचिव की कुछ भूमिकाओं से रिलेटेड बातें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और अब हमने अभी तक पढ़ा राज्य के लेवल पर जो मुख्य सचिव जी है उनके बारे में पूरी डिटेल में। अब हम राज्य सचिव जी के बाद में पढ़ने जा रहे हैं। अब राज्य सचिव जी जो कंप्लीट हुए तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब हम राज्य सचिव से कहाँ पहुंचेंगे, संभाग पर पहुंचेंगे। ठीक है, राज्य को किसमें बांटा है, संभागों में, संभाग को बांटा है जिलों में, जिलों को बांटा है उपखंडों में, उपखंडों को बांटा है तहसीलों में, तहसीलों को बांटा है ग्राम पंचायतों में, और ग्राम पंचायत ग्रामों में बटी हुई है। तो ये पूरा रोटेशन चला रहे हैं। तो पहले हमने राज्य के बारे में पढ़ा। अब राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से संभाग में और जिले में बांटा हुआ है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहले संभाग के बारे में। किसके बारे में, संभाग के बारे में। तो संभाग के ऊपर जिस प्रकार से राज्य में प्रशासनिक प्रमुख संभागीय आयुक्त होता है, मुख्य सचिव होता है, उसी प्रकार से संभाग में जो सबसे मुखिया प्रशासनिक के हैं, यानी प्रशासनिक मुखिया जो है किसमें, संभागों में, वो होते हैं हमारे संभागीय आयुक्त जी। कौन होता है दोस्तों, संभागीय आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम सन 1829 में जिला कलेक्टर्स के कार्यों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण व निर्देशन हेतु संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था। किसने करा था, तो विलियम बेंटिक ने। तो विलियम बेंटिक ने 1829 में जिला कलेक्टर और जो आपके मुख्य सचिव जो है उन दोनों के बीच में, उनके ऊपर, जिला कलेक्टरों के ऊपर नियंत्रण रखने में भी मुख्य सचिव जी भी परेशान हो रहे थे। तो इन दोनों के बीच में इन्होंने एक कड़ी को डालने के लिए ही और उनको निर्देशित करने के लिए, उनके ऊपर सुपरवाइजिंग करने के लिए, उनको देखने के लिए जो हमारे नियुक्त किया गया, वो बीच में एक नया पद जोड़ा गया, संभागीय आयुक्त। किसने जोड़ा, विलियम बेंटिक ने। ये संभागीय आयुक्त जब जुड़े तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1907 में नियुक्त रॉयल कमीशन और 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, उन्होंने कमिश्नर प्रणाली का क्या करा, समर्थन करा। ठीक है, मतलब ये जो कमिश्नर प्रणाली चली आ रही है, डिविजनल कमिश्नर यानी संभागीय आयुक्त, इसको चलने दिया जाए। लेकिन जब 1973 में, ये 63 नहीं है, ये 73 है, 1973 में गठित। ठीक है, 1973 में गठित जो फर्स्ट एआरसी थी, उसने इस व्यवस्था को क्या कहा, अनुपयुक्त कहा और अनावश्यक बताया। यानी कि जो फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट थी उसमें 1973 में ये कहा गया कि जो मुख्य सचिव जो है और जो कलेक्टर है उनके बीच में ये जो तीसरा पद आपने जोड़ा है संभागीय आयुक्त, ये कोई काम का नहीं है, ये अनुपयुक्त है और ये अनावश्यक है, इसे हटा देना चाहिए। तो इससे अब क्या हुआ दोस्तों,
इसे भी हटाया जाएगा आगे जाकर के, आप देखेंगे अभी हम पढ़ने वाले हैं वो पूरी डिटेल में, और फिर इसे पुनः जो है गठित किया जाने वाला है। ठीक है, उससे पहले स्वतंत्रता के बाद, अब हम पहले संभागों के बारे में पूरी डिटेल लेते हैं, फिर बाद में इसकी जो योजना है उसके बारे में आते हैं। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता के बाद में जब एकीकृत हुआ राजस्थान राज्य, उस समय मुख्यमंत्री बनाए गए श्री हीरालाल शास्त्री जी को, उन्हें जब वो मुख्यमंत्री बने तो 25 जिले गठित किए गए थे। तो राजस्थान में उस समय कितने जिले थे? 25 जिले थे। ठीक है, अब देखिए शासन सचिवालय यानी कि सचिवालय जो है जहाँ पर मुख्य सचिव वगैरह बैठ रहे हैं, और जिलों के प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु और सेतु का कार्य करने के लिए सभी जिलों को 5 संभागों में बांट दिया। 25 जिले थे, 5-5 जिले दे दिए। 25 जिले थे, 5 संभाग, 5-5 जिले दे दिए थे। कौन कौन से संभाग बनाए गए? जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और बीकानेर संभाग। आपने देखा पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, और सब जगह से एक एक जिले उठाए और सभी को जो है संभाग बना दिया, और 25 के 25 जिले बट गए। ठीक है, तथा संभागीय आयुक्तों का पद स्थापन भी कर दिया गया। लेकिन जब दोस्तों इनका पद स्थापन हो गया तो 1 नवंबर 1956 को जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया, उसकी सिफारिश के अनुसार आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में 1956 में क्या हुआ, फिर उस समय फिर क्या हो गया, राजस्थान के अंदर अजमेर, मेरवाड़ा और आबू वाला जो एरिया है वो राजस्थान में मिला दिया गया। अब जैसे ही अजमेर, मेरवाड़ा और इस एरिया को मिलाया गया, तो इस एरिया को मिलाते ही राज्य सरकार ने क्या करा कि 1 नवंबर 1956 में जब इसे जोड़ा, उसके बाद जैसे ही सरकार ने क्या कर दिया कि इसको जोड़ते ही जयपुर को संभाग से हटा दिया और संभाग बना दिया अजमेर को। किसको बना दिया? अजमेर को। और अजमेर संभाग के अधीन कर दिया किसको? जयपुर संभाग को इसके अधीन कर दिया अब। ठीक है, लेकिन जब इसे अधीन किया गया तो कार्यालय जो पूरा है, यानी मुख्य सचिव के जो हमारे संभागीय आयुक्त का कार्यालय था जयपुर में चल रहा था, वो वहीं चलने रहता रहा, यानी यथावत वो कार्य सब होते रहे, लेकिन नाम चेंज कर दिया। अब संभाग क्या कहलाया गया? अजमेर कहलाया। तो अभी भी 5 ही संभाग है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट ARC में जो हमारे 1973 में गठित हुई थी, उसने क्या करा था, संभागीय आयुक्त वाली जो ये व्यवस्था है इसे अनुपयुक्त और अनावश्यक बताया था। तो अब इसे जब अनावश्यक और अनुपयुक्त बताया गया, तो जैसे ही 1962 में हमारे श्रीमान मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार आई, इन्होंने क्या करा, इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और इन्होंने कहा कि जब भाई 1973 में, सॉरी एक सेकेंड, ये मतलब देखिए 1963 में इन्होंने इसे क्या कर दिया था, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और वो जो है ये गलत हो गया है, 1973 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, ये 63 ही है, 63 में गठित नहीं हुआ है, ये 62 में गठित हो चुका है। मतलब आप ये देखिए कि अप्रोक्सीमेट लिखवाया गया है, ईयर के ऊपर आप मत जाइएगा। इस रिपोर्ट में जब ये मतलब एग्जैक्ट देखो, अब ऐसा होता है कि 1-2 दिन का डिफरेंस आ जाता है ना। जैसे देखिए अगर मैं आज कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे देखिए अभी क्या होता है कि भाई डेट वाइज में कुछ कन्फ्यूजन कर देते हैं। जैसे अगर किसी ने, अब हो सकता है 31 दिसंबर 1962 में गठित हुआ हो, या हो सकता है 61 में गठित हुआ हो, 63 में इसने अपनी रिपोर्ट दी हो, तो कहीं पर 63-73 मिल रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा डाउटफुल मत रहिएगा, आप केवल इतना याद रखिए कि फर्स्ट ARC रिपोर्ट में ये कहा गया था कि संभागीय आयुक्त व्यवस्था जो है वो अनुपयुक्त और अनावश्यक है। ठीक है, फिर जो अब ये संभागीय व्यवस्था है, इसे मोहनलाल सुखाड़िया जी की जब सरकार आई तो इन्होंने अप्रैल 1962 में क्या कर दिया, इस संभागीय व्यवस्था को जो है क्या कर दिया गया दोस्तों, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो है राजस्थान का जब गठन हुआ उस समय कितने संभाग थे? 5। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अलग अलग सरकारें आई, तो फर्स्ट ARC रिपोर्ट में ये कहा गया कि संभागीय आयुक्त व्यवस्था हमारे लिए अनुपयुक्त और अनावश्यक है। तब मोहनलाल सुखाड़िया जी की जब अप्रैल 1962 में सरकार आई, इन्होंने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी। यानी अब अप्रैल 1962 में ये संभागीय व्यवस्था यहाँ समाप्त हो चुकी है। अब वापस से क्या हो गया है, मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर के मध्य डायरेक्ट संबंध हो गए हैं। लेकिन इस व्यवस्था को क्या समाप्त करने के बाद ये समाप्त ही रहेगी? नहीं, ये जैसे ही इसके बाद में हरिदेव जोशी जी की सरकार आई, कब?
26 जनवरी 1987 में। आपको पता है सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने ही कार्यकाल किया है। तो जब इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जी के बाद में बरकतुल्ला खां बनते हैं, उसके बाद में हरिदेव जोशी जी आते हैं। तो हरिदेव जोशी जी ने जैसे ही सरकार बनाई तो 26 जनवरी 1987 में 87 में इन्होंने वापस से संभागीय आयुक्त व्यवस्था जो थी उसे पुनर्जीवित किया और जयपुर को एक नया संभाग बना दिया। यानी अभी तक अब हमारे पास कितने संभाग हो गए? 6। क्यों? 5 तो ऑलरेडी थे, जयपुर की जगह अजमेर आ चुका था। तो अब कौन कौन से हो गए थे? अजमेर था, जोधपुर था, कोटा था, बीकानेर था और उदयपुर था। ये 5 थे। लेकिन हरिदेव जोशी जी की सरकार ने 26 जनवरी 1987 में एक नया संभाग बना दिया और संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया और नया संभाग का नाम था जयपुर। ये जो पहले अजमेर के अधीन था अब ये स्वतंत्र हो गया। तो इस प्रकार से 1987 तक 6 संभाग गठित हो चुके हैं। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर। अब 6 संभागों के बाद 7वां संभाग जो बनाया जाता है वो भरतपुर को बनाया जाता है। और भरतपुर जो है 7वां संभाग कब बनता है? 4 जून 2005 को, मई नहीं जून है, 4 जून 2005 को भरतपुर जो है एक नए संभाग के रूप में बनता है। और इस प्रकार से राजस्थान में 7 संभागों का निर्माण होता है और इन सभी संभागों के ऊपर एक एक संभागीय आयुक्त को बिठाया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो कितने संभाग हो गए? 7। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर, ठीक है। अब इन संभागीय आयुक्तों के ऊपर कौन कौन बैठेगा इनके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। संभागीय व्यवस्था कैसे आई, किसने बंद करी थी? मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार ने। चालू किसने करी वापस से? हरिदेव जोशी जी ने। कितने टाइम के बाद में? 25 सालों के बाद में, ठीक है। अप्रैल 62 में बंद हो गई थी, 26 जनवरी 1987 में इसे वापस से चालू कर दिया गया। अब ये 7 संभाग घोषित हो चुके हैं। तो इन संभागों की कुछ स्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला संभाग था जयपुर, तो जयपुर में कौन कौन से जिले हैं? 5 जिले, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, ठीक है। जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, 6 जिले। बीकानेर में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, 4 जिले। अजमेर में 4 जिले, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। उदयपुर में 6 जिले, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। कोटा में 4, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और 7वां भरतपुर, भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो सबसे ज़्यादा जिले कौन से जिले में हैं? जोधपुर, और साथ ही साथ किस में है? उदयपुर में। कितने जिले? 6। 5 जिले किसमें? जयपुर में, ठीक है। 6 जिले कहाँ कहाँ है? जोधपुर, उदयपुर। 5 जिले कहाँ पर है? तो जयपुर में। और 4 जिले कहाँ पर है? तो बीकानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, ठीक है। अब इनका क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो हमारे जोधपुर संभाग का है, जो यहाँ विशेष वितरण में मैंने लिखवा रखा है, देख लो विवरण में। जैसे जयपुर है तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में संभाग में है और सर्वाधिक घनत्व भी यहीं पर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या भी जयपुर संभाग में है। साक्षरता दर भी जयपुर संभाग में है। जोधपुर संभाग है उसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जोधपुर संभाग में। बीकानेर में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां हैं। जनसंख्या अनुपात 0 यहाँ पर प्रतिशत जो है जाति का यानी अनुसूचित जाति का जनसंख्या में वो सर्वाधिक है। एससी का कहाँ पर? बीकानेर संभाग में। अजमेर राज्य का मध्यवर्ती संभाग है। उदयपुर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत और सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ पर है। कोटा में न्यूनतम जनसंख्या है और भरतपुर संभाग में न्यूनतम क्षेत्रफल है। ये एक डायग्राम है जो आप टेबल याद रख सकते हैं, जहाँ से छोटे छोटे किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये थी संभागीय व्यवस्था। अब संभागीय व्यवस्था में संभागीय आयुक्त के क्या कार्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो संभागीय आयुक्त जो है संभाग स्तर पर प्रशासन तंत्र का प्रशासनिक मुखिया होता है। कहाँ पर? संभाग स्तर पर। इसके कार्य होते हैं नियंत्रण और प्रबोधन, पर्यवेक्षण, समन्वय, विकास और कल्याण, प्रशासनिक कार्य करना और न्यायिक कार्य है इसके राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75(1)(6) और 76(ग) के अनुसार राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के रूप में संभागीय आयुक्त को प्राधिकृत किया गया है। यानी कि इनका भी वही कार्य है जिस प्रकार से मुख्य सचिव जी करते हैं राज्य लेवल पर, उसी प्रकार से संभागीय आयुक्त के कार्य होते हैं संभाग स्तर पर, ठीक है।
इनको ये याद रखना है इनका न्यायिक कार्य क्या है। तो इनको एक भू राजस्व से संबंधित अधिनियम में 75(1)(च) और 76(ग) में ये अधिकार दे दिया गया कि ये जो है राजस्व अपीलीय अधिकारी होंगे। ठीक है। फिर एक समिति है मोहन मुखर्जी समिति, 1969 से 70 के मध्य बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था राज्य में जो सचिवालय व्यवस्था है उसका पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, इसको लेकर के ये जो है समिति थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये था दोस्तों हमारा क्या, ये पूरी डिटेल थी संभागीय आयुक्त के बारे में। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है, इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जब हम राज्य के कंप्लीट कर चुके, संभाग को कंप्लीट कर चुके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों किसके बारे में, जिला प्रशासन के बारे में, यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में। तो प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से, एक मिनट, प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से सभी राज्यों को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया है और इन सभी इकाइयों को जिले कहा गया है। यानी कि देखो राज्य पहले बटा संभागों में, 7 संभाग, 7 संभागों को कुछ कुछ जिले दे दिए। जैसे 2 जिले हैं, जो संभाग है जोधपुर उदयपुर, उनको 6 जिले दे दिए। जयपुर संभाग को 5 जिले दे दिए और बाकी के 4 जिले जो संभाग है उनको सबको 4 जिले दे दिए। तो अब क्या हो गया, एक अधिकारी के पास में 4 जिले ही है, वरना मुख्य सचिव के पास टोटल 33 जिले पूरे होते तो नहीं संभाल पाते थे। तो अब इनको इसलिए बांटा गया है। अब ये जो दोस्तों है प्राचीन काल में जैसे कि जिले के लिए क्या वर्ड यूज होते थे और वहाँ के जिलाधिकारी के लिए क्या वर्ड यूज होते थे और किस प्रकार से राजस्थान में जो जिला कलेक्टर वर्ड यूज हो रहा है वो कैसे अस्तित्व में आया है और किसने लाया। तो वैदिक काल में क्या कहा जाता था, जिले को 100 ग्रामों का समूह और इसका जो अधिकारी होता था जो होता था शतग्रामिक। फिर मौर्य काल में जनपद होते थे, जनपद अधिकारी होता था। गुप्त काल में विषय होता था और जिलाधिकारी विषयपति होता था। चौथा, सल्तनत काल में परगना और फौजदार होते थे। मुगल काल में सिरकार और फिर इनके जो जिलाधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था, किरोड़ी, सिरदार, फौजदार, किरोड़ी, फौजदार। और फिर ब्रिटिश काल जैसे ही आया तो ब्रिटिश काल में जिले को तो कहा गया डिस्ट्रिक्ट और ये जो कलेक्टर है ये वर्ड कहा जाने लगा जिला कलेक्टर के लिए। ये कलेक्टर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो पहले ब्रिटिश काल में कलेक्टर के क्या काम होते थे, तो इनके कार्य होते थे कि जो भी राजस्व वगैरह है उनको कलेक्ट करो और कहाँ पहुँचाओ, इन सभी को पहुँचाओ कहाँ पर दोस्तों, इसे पहुँचाइए आप भाई ब्रिटिश सरकार तक या ब्रिटिश कंपनी तक, इसीलिए इनको क्या कहा जाने लगा, कलेक्टर। तो आपने देखा कि विषयपति से लेकर के हम कलेक्टर तक कैसे पहुंचे हैं। ठीक है, अब देखिए सन 1772 में कंपनी के शासनकाल में गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स और इन वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही कलेक्टर का पद सर्जित किया। कब, 1772 में गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने कलेक्टर पद का सर्जन किया था। ठीक है, प्रथम जिला कलेक्टर पूरे भारत में जो बने थे वो थे रॉल्फ सेल्डन। कहाँ के, कलकत्ता जिले में इनको बनाया गया था, यानी कलकत्ता शहर में जो है इन्हें कलेक्टर बनाया गया था। किसे, रॉल्फ सेल्डन। किसने बनाया था, पद सर्जित किसने किया था, तो 1772 में किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये पद सर्जित किया था। फिर 1787 यानी 1787 में जिला कलेक्टर को मजिस्ट्रेट शक्तियाँ भी दे दी गई, जो कि आज आप लोगों को पता है अब तो थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, लेकिन पहले जो है उन्हें ये शक्तियाँ दी गई थी। इसी वजह से जिला कलेक्टर के पास जब इतने सारे सब पावर्स आ गए और इतने सारे काम आ गए तो इन्हें कहा जाने लगा लिटिल नेपोलियन। क्या कहा जाने लगा, लिटिल नेपोलियन कहा जाने लगा। हमारे संविधान में जिला शब्द का उल्लेख 2 बार मिलता है। एक मिलता है अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश के रूप में। कहाँ मिलता है जिला न्यायाधीश के रूप में अनुच्छेद 233 में। और जो 73 और 74वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया यानी स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया, उसमें भी संविधान के भाग 9 और 9 क में जो है जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। तो राजस्थान के आपसे पूछा जाए कि जो जिला व्यवस्था है उसका जिला शब्द संविधान में कहाँ उल्लेखित है, तो 233 और 73-74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत संविधान के भाग 9 और 9 क में भी जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हम मैंने कैसे देखा
कि 100 ग्रामों के समूह से यानी शतग्रामिक से लेकर के कलेक्टर तक कैसे पहुँचे। अब हम पढ़ेंगे आगे जिला कलेक्टर के बारे में कि इनका उद्देश्य क्या है, यानी इनका कार्य क्या होता है। तो जिला कलेक्टर का कार्य होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना जिले में, सरकार का जो भू राजस्व एकत्रित करना, यानी जो आप देखते होंगे कि हमारे गांव में ज़मीन की विंगोटी वगैरह है, जो बिल वगैरह लिए, जो भी टैक्स वगैरह है, उन सब का भू राजस्व का एक तरह से एकत्रण करना जिला कलेक्टर का काम होता है। जिले की जो नगरीय और ग्रामीण जो जनता है उनके कल्याण के लिए जो भी सरकार ने अच्छी अच्छी स्कीम लाई है उनको लोगों तक पहुँचाना। ठीक है, समय समय पर विधानसभा के, लोकसभा के, आपके सरपंचों के, पंचायत स्तर के, मतलब सभी चुनाव वगैरह भी संपन्न करवाना जिला कलेक्टर का काम है। अगर कहीं पर शांति व्यवस्था भंग हो रही है तो 144 को लगाना। जैसे अभी जिला कलेक्टरों को रीट में नई सुविधा दे, एक नया ही काम दे दिया कि आप एग्जाम में पर्यवेक्षण सुपरवाइजर की तरह काम करिए। ठीक है, तो इस प्रकार से नए नए कार्य आपको दिए जा सकते हैं और इसी प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं जिला कलेक्टर महोदय से। फिर देखिए दोस्तों, अब जिलों के गठन से संबंधित एक समिति है जो कि हमारे बनी थी कब, 2014 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो श्री परमेश चंद्र जी, जो कि रिटायर्ड IAS अधिकारी थे। और ये कब बनी समिति, 20 जनवरी 2014 को। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 2018 में और इस समिति ने सिफारिश करी थी कि राजस्थान में जो बियावर है अजमेर जिले में और डिडवाना नागौर जिले में, बालोतरा बाड़मेर जिले में जहाँ से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, शाहपुरा जयपुर में, बहरोड अलवर को, इन 5 को यानी ब्यावर को, डिडवाना को, बालोतरा को, शाहपुरा को और बहरोड को, इन 5 को आप नए जिले बनाइए। ये 2018 में इन्होंने रिपोर्ट दी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। ठीक है, अभी ये चल ही रहा है, सिर्फ सुझाव दिया गया है। अब और आगे बात करते हैं, तो डीएम के कार्यों व भूमिका को देखते हुए रंजनी कोठारी जी ने डीएम को एक उपाधि दी है, यानी डीएम पद को एक उपाधि दी और वो थी संस्थागत करिश्मा की उपमा दी है। यानी कि रंजना कोठारी जी ने क्या कहा, रंजनी कोठारी जी जो है उन्होंने जिला कलेक्टर का, भाई इतना काम है जिला कलेक्टर महोदय के पास में और इतनी सारी भूमिकाएं हैं उसकी और इतना सारा इम्पोर्टेंस है, तो इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए इनको जो है एक उपमा दी गई रंजनी कोठारी जी के द्वारा, वो थी संस्थागत करिश्मा। इसी के साथ जो पूर्व में हमारे पीएम थे और जिनकी निधन हो चुका है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जिलाधीश को प्रशासन का किंग पिन यानी कि प्रशासन की धुरी कहा है। तो राज्य प्रशासन की धुरी कौन है, मुख्य सचिव। और जिले लेवल पर या फिर जो है हमारे संभाग लेवल पर जो प्रशासन की धुरी कहा जा सकता है वो किसे कहा जाता है, कलेक्टर को कहा जा सकता है। तो ये थे जिला कलेक्टर के बारे में कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। और जिला कलेक्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही इजी उनके क्या कार्य हैं, एक बार दे दिया आयकर को के एकत्रित करना, क्या जिला कलेक्टर का कार्य है? नहीं, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपके टॉपिक दे रखे हैं बहुत ही ईजी दे रखे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एसडीएम यानी कि उपखंड अधिकारी के बारे में। और उपखंड अधिकारी एसडीएम आपको पता होगा आरएएस में जो टॉपर्स होते हैं उनको इस पोस्ट पर बिठाया जाता है। तो राजस्थान में हमने बात करी राजस्थान राज्य की, फिर हम आए संभागों के ऊपर, संभाग से हम आए जिलों के ऊपर, अब जिलों से हम पहुंच चुके हैं उपखंड के ऊपर। और उपखंड जो है उसमें जिलों को विभाजित किया जाता है, साथ ही हर उपखंड पर एक उपखंड अधिकारी होता है जिसके अंतर्गत वह पूरा उपखंड आता है। और उपखंड का जो भू राजस्व अधिकारी होता है वो ही क्या कहलाता है, एसडीएम कहलाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एसडीएम को उपखंड का भू राजस्व अधिकारी भी कहा जा सकता है। इसके कार्य होते हैं भू अभिलेख को तैयार करवाना, सरकारी भूमि पर अगर अतिक्रमण है तो उसे हटवाना और उस पर अतिक्रमण नहीं करने देना। उपखंड के लिए जो आपके उपखंड है उसके अंदर जितनी कृषि है, कृषि क्षेत्र जितना है उसमें कितनी कृषि उत्पादित हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, कितनी बंजर है, इन सभी की जो आकलन तैयार करना वो भी एसडीएम का कार्य है। भू राजस्व वसूली के संबंध में निर्देश प्रदान करना किसको, तहसीलदार को, फिर तहसीलदार आगे करेगा उसके बारे में। ठीक है,
निम्न स्तरीय जो अधिकारी है इसके अंडर में जितने भी आते हैं, मतलब उपखंड में जितने भी अधिकारी एसडीएम के नीचे जितने भी है एसडीएम के अलावा, वो सब इसके अंडर में ही आते हैं। तो उन सब के ऊपर नियंत्रण रखना, उनका समय समय पर इंस्पेक्शन वगैरह करते रहने का कार्य भी होता है। भूमि संबंधी अगर कोई विवाद है दो पार्टीज के बीच में, तो उन दोनों के बीच में समन्वय करवाना, उनके जो न्याय दिलवाना उन दोनों पार्टी को। जैसे कई बार होता है ना कि अगर जमीन का कोई कहता है हमारा इतना हिस्सा इसने लिया, तो उसका केस वगैरह होता है, वो सब एसडीएम तक ही पहले बात की जाती है। एसडीएम के पास में भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने का अधिकार होता है। फिर अगर उपखंड में जिस प्रकार से जिले में जिला कलेक्टर अगर कहीं शांति व्यवस्था भंग हो रही है तो वहाँ 144 धारा लगा सकते हैं। उसी के तहत वैसे ही उपखंड में अगर कोई व्यवस्था भंग हो रही है तो उपखंड अधिकारी एसडीएम क्या करेगा, उस उपखंड में 144 धारा सीआरपीसी की लगा देगा। इस धारा से क्या होगा कि इस धारा में कहा जाता है कि पांच व्यक्ति एक साथ कहीं पर खड़े नहीं रह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से रोका जाता है भीड़ होने से, और कुछ नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब उपखंड के बाद में दोस्तों बात आती है तहसील लेवल की, यानी कि तहसील प्रशासन, तहसीलदार की बात आती है। तो तहसील शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ये बात आप याद रखिएगा। साथ ही साथ उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु राज्य में प्रत्येक खंड को, उपखंड जो भी है उनको तहसीलों में बांटा गया है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। राज्य को संभाग में, संभाग को जिलों में, जिलों को उपखंड में, उपखंड को तहसील में, तहसील को पंचायतों में, और तहसील को पंचायतों में, और पंचायतों के अंदर फिर गांव आ जाते हैं। ठीक है, तो तहसील में बांटा गया है। तहसील का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है वो होगा तहसीलदार। ठीक है, और तहसीलदार की नियुक्ति कौन करेगा, तो राजस्व मंडल जो कि अजमेर में है उसके द्वारा की जाती है। 1956 में ये राजस्व मंडल को सौंप दिया गया था। तब से लेकर अभी तक राजस्व मंडल के द्वारा ही तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है। ये राजस्थान में वैसे तो अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिर भी ये राजपत्रित अधिकारी है, यानी फिर भी गजेटेड अधिकारी है। इनका ग्रेड पे 4200 ही होता है। फिर जैसे कि शिक्षा विभाग में अगर देखें तो सेकंड ग्रेड के बराबर, फिर भी ये राजपत्रित अधिकारी हैं, गजेटेड ऑफिसर्स है। ठीक है, 1781 में तहसील प्रशासन अलवर रियासत में सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में। कहाँ पर? अलवर रियासत में। कब? 1781 में। फिर 1872 में बीकानेर में भी प्रशासन लागू कर दिया गया। कौन सा? तहसील प्रशासन लागू कर दिया गया। पहले तहसील नाम नहीं होता था, मतलब इस टाइप की जो है कर दिया गया था। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब है कि उस टाइप से बांटा गया था जिलों को और उनको सबको। ऐसा नहीं कि आप बोलो तहसीलदार नियुक्त किया जाता था क्या, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि तहसील के बाद में जो है हमने बात करी पंचायत भी होती है। ठीक है, पहले तहसीलदार के कार्य देख लो फिर पंचायत में पहुंचते हैं। तो तहसीलदार के कार्य होते हैं भू राजस्व से संबंधित कार्य, न्यायिक कार्य होते हैं इनके पास, प्रशासनिक कार्य, जनगणना, पशुगणना और जो कोषागार है, चुनाव वगैरह, जिस प्रकार के जो कलेक्टर के कार्य हैं वही अगर तहसील स्तर पर देखें तो तहसीलदार के होते हैं। ठीक है, वो उसी की कॉपी होती है, इसीलिए तहसीलदार का भी प्रमोशन होकर के कलेक्टर बनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों तहसीलदार तो तहसील पर है और मैंने बोला पंचायत, इन दोनों के बीच में मैंने आपको बताया था कि एक कानूनगो और आएगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और आएगा, जो सर्कल का प्रशासन संभालेगा। सर्कल में भी डिवाइड किया जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपना खाता नाम से एक वेबसाइट है उसको देखेंगे आप, जमीन वगैरह देखने के लिए, तो वहां सर्कल के नाम से भी आप सर्च मार सकते हो। तो एक सर्कल और होती है, इसका अस्तित्व नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा आप कौन से सर्कल में आते हैं। ठीक है, ये केवल प्रशासन के अंतर्गत काम आता है, तो इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बता देता हूं कि सर्कल क्या होता है कि जितने भी तहसील हैं उनको कुछ सर्कलों में बांटा गया है, फिर उन सर्कलों को कुछ पंचायतों में बांटा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक तहसील को सर्किल में विभाजित किया जाता है और इस सर्किल लेवल पर जो अधिकारी बैठेगा उसे अभिलेखागार या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई यानी कि राजस्व निरीक्षक या फिर कानूनगो कहा जाता है। ठीक है, तो सर्किल स्तर पर देखो, राज्य स्तर पर प्रशासनिक मुखिया, मुख्य सचिव, संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी एसडीएम, तहसील स्तर पर तहसीलदार, सर्किल स्तर पर आपके आरआई कानूनगो। ठीक है, और फिर पंचायत स्तर पर आपके ग्राम आपके पटवारी जी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिए जो कि क्या करेगा, यानी आरआई या कानूनगो क्या करेगा, पटवारी और जो तहसीलदार है इन दोनों के मध्य कड़ी का काम कौन करेगा,
RI काम करता है। कड़ी खाने की नहीं है ये भाई, कड़ी यानी कि इन दोनों को जोड़ता है। इनका पटवारी जी ने कुछ कहा तो वो तहसीलदार तक बात कौन पहुंचाएगा? RI जी, मतलब ऐसे कोई नौकर की नहीं पहुंचाएंगे, मतलब कोई सुझाव है, कोई विवाद है तो उस चीज़ों को लेकर के वहां पहुंचाएंगे। ठीक है, पटवारी जी जो है वो RI के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आती है बात इनके कार्यों को लेकर के। ठीक है भाई, जो है हमारे पटवारी जी है, अब देखो RI का कार्य क्या है? वही है जो तहसीलदार बताएगा कि ये करवाओ पटवारी से, वो पटवारी को आदेश देंगे, पटवारी वो कार्य करेंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं पटवारी के बारे में। तो पटवारी भू राजस्व प्रशासन में सबसे निम्नतम और महत्वपूर्ण पद है। क्यों? क्योंकि पटवारी ही प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा हुआ है। क्या मुख्य सचिव जी जुड़े हुए हैं क्या जनता से? नहीं। सबसे मेन कार्य किसका है? पटवारी जी का है। यही जो है राज्य प्रशासन का पूरा गांवों में क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे राजस्व प्रशासन का क्या कहा जाता है? किंग पिन कहा जाता है। किसे कहा जाता है राजस्व प्रशासन का किंग पिन? पटवारी को कहा जाता है। इस पटवारी के कार्य क्या क्या होते हैं? इनके कार्य होते हैं राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना, भू राजस्व एकत्रित करना, भू नामांतरण का खाता खोलना जो कि 2019 में इनको ऐड किया गया है, म्यूटेशन यानी कि, और भू अभिलेख तैयार करवाना और रख रखाव सुनिश्चित करना। ये सभी कार्य किसके हैं दोस्तों? तो ये सभी कार्य हैं हमारे राजस्थान में पटवारी जी के। किसके कार्य हैं ये सभी? पटवारी जी के ये कार्य है। ठीक है, तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा एक पैटर्न जो मैंने आप लोगों के सामने पूरा का पूरा डिस्कस करके बता दिया है। अब इससे संबंधित जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनके बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसी वीडियो में अब सीखेंगे कि इस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ग्राम सेवक में कैसे पूछे गए, RS में कैसे पूछे गए, पटवारी में कैसे पूछे गए हैं, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड, जहां जहां राजस्थान की ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड चीजें दी गई है वहां कैसे कैसे इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए स्टार्ट।